हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं की हैं। उसका रीज़न था कि एपी का पेपर हो जाए, हमारा किस चीज़ का पेपर हो जाए, एपी का पेपर हो जाए, फिर हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। एपी के लिए हमने एमपी इकोनॉमी पढ़ा दी थी, लेकिन जो प्रीलिम्स के लिए कुछ टॉपिक बचे हुए थे, किसके लिए भैया? प्रीलिम्स के लिए। उन टॉपिक को अब हम ख़त्म करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, 5 से 6 क्लासेस में हम पूरे तरह से इस यूनिट को और ख़त्म कर देंगे। लगभग 10 क्लास हमने डाली थी जिसमें हमने बाकी पोर्शन कवर किया था। ठीक है, अब आज से हम जो कर रहे हैं, अब एक एक क्लास हम एक एक टॉपिक को लेके आएंगे। 5 से 6 टॉपिक बचे हुए हैं। तो एमपी इकोनॉमी हमारी से जो यूनिट 6 है, प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए जो यूनिट 6 पढ़ रहे हैं भैया, उनके लिए पूरी तरह से अपडेटेड कंटेंट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ मैं। इसमें से अगर आप सिलेबस देखो तो हमने कौन कौन सी अभी तक क्लास कर ली है। तो ये आप देख रहे हो मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति अर्थव्यवस्था में, पहली चीज़। दूसरा टॉपिक ये वाला हमने कवर कर लिया है, शिक्षा स्वास्थ्य एवं कौशल वाला। सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति हमने पढ़ ली है। मध्य प्रदेश में कृषि हमने पढ़ ली है। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या पढ़ लिया इसमें? अब इतना जो सिलेबस था ना ये, इसके अलावा हमने बहुआयामी गरीबी सूचकांक पढ़ा हुआ है। उसके अलावा हमने बजट को पढ़ा हुआ है अभी तक जो हमने क्लास करी। अब आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हम एक क्लास में क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। आज जो क्लास होगी हमारी वो रहेगी आईपीआर की, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति। तो इससे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, एक जिला एक उत्पाद की कर लेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की 3 क्लास में हम ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे। मतलब आपकी एमपी इकोनॉमी जो अब बची है वो सिर्फ 3 क्लास की बची है। एक क्लास करेंगे हम उद्योग की, चौथी क्लास उद्योग और अधोसंरचना वाली करेंगे। तो 4 क्लास तो हमारी एमपी इकोनॉमी के लिए समाप्त हो जाएगी, हमारी एमपी इकोनॉमी। ठीक है, फिर बचेगा क्या हमारा, कि जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी हम क्या करेंगे कि जो ये तीसरा टॉपिक है, इसमें G20 सार्क और आसियान है, इनको हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। और इसके अलावा रिजर्व बैंक वाले को हम एक क्लास में ख़त्म करेंगे और इन बाकी बैंकों को हम एक क्लास में, मतलब 3 से 4 क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी को भी समाप्त करेंगे। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, इसको हम इकोनॉमिक सर्वे से अपडेटेड पढ़ेंगे पूरी तरह से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि भैया मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति, ये पूरी तरह से अपडेटेड है 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण से, 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे आपको देखने आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति। ठीक है, तो सबसे पहले जो पेटेंट करवाया वो 1856 में जॉर्ज अल्फ्रेड ने, किसके लिए? पैगिंग के लिए, उसके लिए पैगिंग को पेटेंट करवाया सबसे पहले। किसने? जॉर्ज अल्फ्रेड ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले पेटेंट किसने करवाया, तो आपने को ये याद रखना किस चीज़ का करवाया, बस ये नाम याद रखना है, जॉर्ज अल्फ्रेड। 1856 में इनने पेटेंट करवाया था। अब जो बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं वो होते क्या हैं, आप देखोगे तो किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सृजित, मतलब कोई भी चीज़ की रचना कर रहे हो आप, कोई भी संगीत बना रहे हो, कोई भी साहित्य की रचना कर रहे हो, मतलब आपने बुक लिख दी, कोई भी आपकी कला है, इन सब चीज़ों के लिए अथवा डिजाइन आदि के लिए उस व्यक्ति अथवा संस्था को बौद्धिक संपदा एक टैग दिया जाता है, उसको बौद्धिक संपदा कहलाती हैं, वो बौद्धिक संपदाएं कहलाती हैं। ये आपको याद रखना है। क्या कहलाती हैं भैया? कोई भी रचना हो, कोई भी संगीत हो, साहित्यिक कृति हो, कला हो, डिजाइन हो, किसी व्यक्ति द्वारा उस चीज़ को बनाया गया है, तो वो उसकी खुद की बौद्धिक संपदा हो गई। ठीक है, अब जो मानव अधिकारों में सबसे पहले इसकी जो घोषणा की गई, तो मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 27 में वर्णित है। किस चीज़ के भैया? अनुच्छेद 27 में जो है मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा है, यूडीएचआर है जो उसके अनुच्छेद 27 में ये वर्णित किया गया है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है। देखो, हमने अभी एपी का जो एग्ज़ाम हुआ, मैं आपको बता दूं कि भैया एकदम बिल्कुल हल्का पढ़ा हुआ है। पूरे क्वेश्चन एमपी इकोनॉमी के पूरे क्वेश्चन अपनी क्लासेस से आए हुए हैं। तो मैं आपको यही क्लियर कर रहा हूँ कि भैया ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, फैक्टों पे फोकस करना कि अनुच्छेद 27 में वर्णित है। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप याद करते जाओ, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके महत्व को पहचान कहाँ से मिली आपको याद रखना है कि देखो, वर्णन तो किया गया था अनुच्छेद 27 में, लेकिन इसका महत्व कहाँ से सबके सामने देखने को मिला, तो याद रखना, एक हुआ था पेरिस अभिसमय या पेरिस समझौता हुआ था, जो कि 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में हुआ था पेरिस अभिसमय। इसमें याद रखना, इसमें औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए बात कही गई थी, जो उद्योगों से रिलेटेड संपदा थी उनके लिए बात कही गई थी। फिर उसके बाद 3 साल बाद होता है बर्न अभिसमय, बर्न समझौता होता है एक, उसमें स्वतंत्रता तथा कलात्मक स्वतंत्रता याद रखना, साहित्यिक एवं कलात्मक कार्यों के लिए इसमें ऐड किया गया। पहले औद्योगिक थे, बाद में साहित्यिक और कलात्मक कार्यों को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, डन।
इतना आपको याद रहेगा। तो अभी याद करने वाली चीज़ें कितनी कितनी हैं भैया, एक अनुच्छेद 27 याद करने वाली चीज़ है, और एक पेरिस अभी समय 1883 और बर्न अभी समय 1886, ठीक है, 83 और 86। तो ये 3 चीज़ें अभी याद करने वाली चीज़ें हैं हमारे लिए हैं, ठीक है। अब आप याद रखना थोड़ी सी कि भैया जो वीपो होता है, WIPO के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 सब अनुच्छेद जो सब हेडिंग होती है उसकी, अनुच्छेद 2 के 8वें नंबर पे इसमें विषय बताए गए हैं। किसमें, जो बौद्धिक संपदा है उसके विषय बताए गए हैं। कितने विषय बताए गए हैं, 7 विषय बताए गए हैं, याद रखना। ट्रेडमार्क पहला होता है, कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जिसे हम ID बोलते हैं, GI टैग होते हैं जिसको हम जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, IC चिप्स, और ट्रेड सीक्रेट। तो आपको ये बस याद रखना है। नाम तो चलो अभी आप पूरी चीज़ें पढ़ेंगे ही आगे, लेकिन अपने को याद रखना है अनुच्छेद 2(8) में वर्णित है वीपो के घोषणा पत्र। वीपो अभी हम आगे जाके इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो 7 प्रकार मैंने बताए, इनमें से कुछ प्रकारों को हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार जो कि ट्रिप्स के अनुसार हैं। वीपो ने 7 प्रकार बताए, ट्रिप्स के अनुसार हम पढ़ेंगे। वीपो ने 7 बताए, उसमें भी यही है, ठीक है, उसमें भी यही है, लेकिन कुछ ट्रिप्स के अनुसार भी हैं तो उनको हम पढ़ लेंगे। तो ट्रिप्स के अनुसार पहला जो होता है पेटेंट होता है। क्या होता है भैया, पेटेंट होता है। क्या होता है, पेटेंट होता है, ठीक है। तो पेटेंट को कैसे याद रखोगे आप, पेटेंट में याद रखने वाली चीज़ें आपको ये है, मैं आपको बता दूं कि भैया कोई भी आविष्कार, याद रखना, कोई भी आविष्कार जो कि आविष्कार, अगर आप मान लो किसी व्यक्ति ने आविष्कार किया है, याद रखना, राष्ट्र राज्य द्वारा आविष्कारों को किसी आविष्कार के सार्वजनिक करने के बदले सीमित अवधि के लिए अनन्य अधिकार हैं। मतलब आपको याद रखना है कि भैया कुछ सालों के लिए, मतलब कितने सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 20 सालों के लिए पेटेंट दिया जाता है। किस चीज़ पे, किसी भी चीज़ के आविष्कार के लिए। आविष्कार के लिए मतलब जैसे आपने मान लो कोई कार बना दी या कुछ भी ऐसी चीज़ें की हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको उस चीज़ के लिए पेटेंट दिया जाएगा कि भैया और कोई इस चीज़ के कॉपी नहीं कर सकता, और इस चीज़ को कोई कॉपी नहीं कर सकता या बना नहीं सकता। तो पेटेंट किस चीज़ के लिए, आविष्कार के लिए दिया जाता है 20 सालों के लिए। इसमें क्या है भैया, इसका एक एक्ट है, एक संधि हुई थी, पेटेंट सहयोग संधि 1970 में। पेटेंट सहयोग संधि 1970 में हुई थी, जिसमें 150 से अधिक देश शामिल हुए थे। तो आपको याद रखना क्या है इसमें, देखो पहली चीज़ तो आपको पेटेंट में याद रखना है कि 20 सालों के लिए किस चीज़ के लिए, आविष्कारों के लिए दिया जाता है। एक संधि हुई थी 1970 में, एक संधि जिसमें संशोधन कब हुआ, 2005 में। 3-4 संशोधन हुए, 2005 में हुआ, 2003 में हुआ, 2006, लेकिन 2005 का इसका मुख्य है, ठीक है। 1970 में ये संधि हुई, लेकिन लागू कब से हुई, 20 अप्रैल 1972 से ये 20 अप्रैल 1972 से ये संधि लागू हुई। 20 अप्रैल 1970 से ये संधि लागू हुई, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें आपको याद रखना ही रखना है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना ही रखना है। तो तीसरी चीज़ इसकी एक धारा 3 है। क्या है, एक धारा 3 है, जिसमें कुछ वस्तुएं हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आप पेटेंट नहीं मिल सकता, जिनके लिए आपको पेटेंट नहीं मिल सकता। किस 4 चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं, परमाणु ऊर्जा संबंधित अगर कोई चीज़ है उसके लिए आपको पेटेंट नहीं मिल सकता, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कृषि है और वानिकी है। इन 4 चीज़ों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है, परमाणु ऊर्जा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कृषि और वानिकी, इन 4 चीज़ों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। पेटेंट नियम में संशोधन अभी किया गया, रिसेंट, याद रखना, अभी थोड़ी एक और संशोधन किया गया 4 नवंबर 2020 को। ये संशोधन अभी रिसेंटली किया गया है पेटेंट नियम में, जो कि भारत का है, उसमें संशोधन अभी किया गया है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया पेटेंट को। तो याद रखने वाली चीज़ क्या क्या, 20 सालों के लिए दिया जाता है भैया, आविष्कारों पे दिया जाता है। 70 में संधि हुई, 1972 में लागू हो गई, 2005 में इसमें संशोधन हुआ एक। धारा 3 में 4 चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया गया, परमाणु ऊर्जा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कृषि और वानिकी। पेटेंट नियम में संशोधन अभी रिसेंटली हुआ है भारत वाले में, जिसको 4 नवंबर 2020 को लागू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप ट्रेडमार्क। क्या है भैया, ट्रेडमार्क देखोगे, ट्रेडमार्क में आप देखोगे यहाँ पे, तो ट्रेडमार्क में याद रखना कि ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, कब अधिनियम आया भैया ट्रेडमार्क का, 1999 में ये अधिनियम आया। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में यह अधिनियम आया। इसमें याद रखना ट्रेडमार्क एक चिन्ह होता है, किसमें, एक चिन्ह होता है जो किसी माल, मान लो कोई वस्तु है जो खाने वाली चीज़ें हैं, या उसमें आप देखते हो कोई माल, व्यक्ति के माल और सेवाओं को दूसरों से अलग बनाता है, आपकी पहचान देता है, आपको किसी माल और सेवाओं को दूसरों से अलग बनाता है। भारत में ये 8 जुलाई 2013 से लागू किया गया है। देखो 1999 में अधिनियम से आया था ये, लेकिन 8 जुलाई 2013 में भारत में लागू किया गया, ठीक है।
याद रखना ट्रेडमार्क नियम भारत में 2017 का चलता है। कब का? 2017 का चलता है। ट्रेडमार्क पंजीकरण की स्थापना 1940 में हुई। कब हुई भैया? 1940 में हुई। ट्रेडमार्क से संबंधित एक समझौता है, याद रखना आपको, नाइस समझौता, जो कि 1957 में देखने को मिलता है। कौन सा समझौता? नाइस समझौता, जो कि 1957 में देखने को मिलता है। पंजीकरण के लिए वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण इस समझौते में किया गया है। तो ये आपका ट्रेडमार्क हो गया, ये आपका ट्रेडमार्क हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट देखते हैं भैया कॉपीराइट। कॉपीराइट याद रखना, कॉपीराइट रचनात्मक गतिविधियों से संबंधित होता है। कॉपीराइट मतलब जैसे मान लो आपने बुक निकाली तो उस पर आप कॉपीराइट कर सकते हो, इन चीज़ों के लिए होता है। कॉपीराइट अधिनियम जो कि रिसेंटली है वो 2012 का है, इसके पहले 1957 का भी रह चुका है। ये अवधि कितनी होती है इसकी? 60 साल के लिए होती है। पेटेंट की 20 साल के लिए, कॉपीराइट की 60 सालों के लिए अवधि होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, डन, इतना हो गया हमारा। इसमें कुछ एक्ट आप थोड़ा सा रीड कर लेना। डिज़ाइन एक्ट 2000 में आया। सेमीकंडक्टर एकीकृत परिपथ लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000 में आया। मतलब दोनों एक्ट ये 2000 में देखने को मिल रहे हैं। एक बार इनको रीड कर लेना, बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट भैया क्या है? जो सार्वजनिक नहीं की जाती सूचनाएं, वो ट्रेड सीक्रेट है। बस इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अपने को पढ़ना है GI टैग्स। क्या पढ़ने हैं? GI टैग। GI टैग आप देखोगे, GI टैग आप देखोगे तो GI टैग में आपको याद रखना क्या है कि भैया कोई विशेष उत्पाद, मान लो कोई उत्पाद है, कोई उत्पाद है, उसके लिए एक चिन्ह या नाम, मतलब चिन्ह या नाम के आधार पे उसको अलग से पहचाना जाए, अलग से पहचाना जाए, जिसके मतलब याद रखना अवस्थिति के नाम पे पहचाना जा सकता है, स्थान के नाम से जाना जा सकता है, और उद्गम को इंगित करता है। ये एक कोई उत्पाद, याद रखना उस चीज़ को GI टैग दिया जाता है। किस चीज़ को? उत्पादों को, विशेष उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह या नाम। किस चीज़ के लिए? विशेष उत्पादों के लिए। इसका आधार क्या है? 1999 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? GI टैग अधिनियम, वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999। ठीक है, लागू कब हुआ? 15 सितंबर 2003 को ये 15 सितंबर 2003 को ये लागू हुआ है। कब हुआ है? 15 सितंबर 2003 को ये लागू हुआ है। इसका विनियमन कौन करता है भैया? विनियमन कौन करता है मतलब इसको चलाता कौन है? याद रखना वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन है एक उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग। उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इस किसके अधीन? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग इसको संचालित विनियमित करता है। पंजीकरण याद रखना 10 साल के लिए होता है, जैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कितने साल के लिए? 10 सालों के लिए होता है, जैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले भारत में सबसे पहले GI टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कब दिया गया था? 2004 में, भारत में सबसे पहले। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में सबसे पहले चंदेरी की साड़ी को दिया गया था। ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो मैं आपको ये बता दूं, ये जो 20 GI टैग लिखे हुए हैं, इसको आप थोड़ा सा अभी कट कर दो इसको। अभी जब हम आर्थिक सर्वेक्षण से अपडेट करेंगे इसको, तो कितने हैं उसमें हम एकदम एग्जैक्ट फिगर उसमें देख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखोगे कि MP जो है, MP पेटेंट कार्यालय का क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है? मुंबई शाखा के अंतर्गत आता है। किसके शाखा? कौन सी शाखा के अंतर्गत? मुंबई शाखा के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र कहाँ पे है भैया? इंदौर में है। बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र कहाँ पे है? इंदौर में है। ठीक है, डन। अब पढ़ेंगे हम कुछ GI टैग्स, अब पढ़ेंगे हम कुछ GI टैग्स को देखेंगे। अब यहाँ भी देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ भी देखेंगे और हम यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको देखेंगे। आपको यहाँ दिखा दूँ मैं आर्थिक सर्वेक्षण की फोटो लेके आया हूँ। आप देखो रिसेंटली 24 आर्थिक सर्वेक्षण हो गए हैं, 24 GI टैग हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं रिसेंटली। तो इनको भी मैं इसमें से पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, इससे पढ़ लेंगे, पहले हम इससे याद कर लेते हैं। इससे याद करने का मैं तरीका बता दूंगा कम से कम, जो मैंने लिखे हैं, फिर आप उसको उसमें पढ़ पाओगे। ठीक है, अब देखो याद कैसे करना है मैं आपको बता दूं। GI टैग्स आपको याद कैसे करना है मैं आपको बता दूं। तो आपको याद ऐसे करना है, देखो सबसे पहली चीज़ 2004 में किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था, जो कि भारत का है। मध्य प्रदेश में 2005 में GI टैग मिल गया, एक साल बाद। किसको मिला? चंदेरी की साड़ियों को, चंदेरी की साड़ियों को, जो कि कहाँ का है? अशोकनगर का है। पहला GI टैग है MP का 2005 में। ठीक है, ये पहला तो आपको याद हो गया, डन। दूसरा आप देखोगे 5 के बाद थोड़ा सा आप एक काम ये करना कि भैया 5 + 3 8 + 8 + 4 12, ऐसे याद रखो। ठीक है, बाकी सब छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखो, बाकी सब छोड़ दो। 8 12 15, 8 12 15 या 8 12। ठीक है, डन। 5 के बाद 3 8 करो, 5 3 8 कर दो, बस इतना याद रखो। 5 3 8 कितना? 5 3 8। 3 में 8 में 3 है,
याद रखना 8 में 3 उत्पादों को मिला, 8 में 3 उत्पादों को मिला, तो 5 3 8 जोड़ना है अपन को। 8 में कितने उत्पादों को मिला? 3 उत्पादों को मिला, इसलिए अपन को क्या करना है? 5 3 8 जोड़ना है। 5 में 3 उत्पाद 8 सॉरी 5 में 1 उत्पाद को मिला, 8 में 3 उत्पादों को मिला। ठीक है, 3 उत्पाद कौन कौन से हैं? धातु शिल्प जो कि हम बेल मेटल बोलते हैं, चमड़े के खिलौने जो कि इंदौर के हैं, और बाघ प्रिंट जो कि धार के हैं। ठीक है, तो दतिया टीकमगढ़ के चमड़े बेल मेटल, इंदौर के हो गए चमड़े के खिलौने, और धार के हो गए बाघ प्रिंट। ठीक है, तो आपको ये 3 याद रखने हैं कि भैया 3 कब मिले? 3 कब मिले? 5 में 3 जोड़ दो 8 में मिले, 5 में 3 जोड़ दो 8 में मिले, तो 4 टोटल हो गए, 4 टोटल हो गए। अब याद रखना है आपको 12 15 18 21 24। तो अब आप देखो थोड़ी ईयर, जब देखो 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 3 24, 21 और 3 24। अब देखो आप कि 12 में किसको मिला भैया? फिर से साड़ियाँ। याद रखना 5 में सबसे पहला किसको मिला था? चंदेरी साड़ियाँ, और 12 में फिर से महेश्वरी साड़ियाँ खरगोन में। 12 के बाद आप 15 को देख लो, 12 के बाद 15 में भी रतलामी सेव, 15 में रतलामी सेव जो कहाँ के हैं? रतलाम के हैं। 15 के बाद 18 कड़कनाथ मुर्गा जो कि झाबुआ के हैं, उच्च प्रोटीन एवं आयरन युक्त होते हैं, 18 के बाद 21 ले लो, 21 में 2 आता है, 21 में 2 आता है देसावरी पान और चिन्नौर चावल। देसावरी पान जो है वो MP UP का महोबा का फेमस है, ग्रीन गोल्ड के नाम से फेमस है। चिन्नौर चावल जो कि बालाघाट का है, ये कृषि उत्पाद में पहला GI टैग देखने को मिल रहा है। ठीक है, 23 को अभी छोड़ दो, 24 को देख लो भैया। 24 में रियावन लहसुन को मिला है, रतलाम की है जो कि रियावन लहसुन को अभी GI टैग दिया गया है। तो अपन ने ये पढ़ लिए 15 18 21 24। अब आएंगे अपन 23 में। कहाँ आएंगे? 23 में आएंगे। कहाँ आएंगे? 23 में आएंगे। 23 में आप देखोगे तो 23 में बहुत सारे उत्पादों को देखने को मिल रहा है। 23 में बहुत सारी मतलब लगभग कितने उत्पादन बता दे रहा हूँ। देखो, बाटिक प्रिंट, हैंडलूम साड़ियाँ 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 उत्पादों को देखने को मिल रहा है। कितने में? 23 में। 23 में कितने उत्पाद? 9 उत्पाद। 23 में कितने उत्पाद? 9 उत्पाद। कौन कौन से भैया? बाटिक प्रिंट जिसको हम भेरूगढ़ बोलते हैं, जो कहाँ की है? उज्जैन की है। डाई की प्रक्रिया में मोम का प्रयोग करके, जिसको हम मोटिव बोलते हैं, उससे इसका निर्माण किया जाता है। दूसरा है हैंडलूम साड़ियाँ, जिसको हम बोलते हैं 12 सिवनी की साड़ियाँ, जो कि बालाघाट की हैं, जिसको हम 16 हाथ की साड़ियाँ भी बोलते हैं। इसको भी 2023 में GI टैग दिया गया है। ठीक है, डन। नेक्स्ट आप 2023 का ही देखोगे, सरवती गेहूं जो कि सीहोर का है, फाइबर प्रोटीन विटामिन B से प्रचुर होता है। ठीक है, इसके अलावा सुंदरचा आम जो कि रीवा का है, मधुमेह में लाभ आपको देता है। गजक भी देखोगे मुरैना का है। गोंड पेंटिंग डिंडोरी बन्या संस्थान को ये दिया गया है। ठीक है, लौह शिल्प भी डिंडोरी का है, लौह शिल्प जो अगरिया समुदाय बनाता है उसके लिए ये दिया गया है। हस्तनिर्मित कालीन जो कि ग्वालियर की हैं, ऊनी सूती रेशम पर आधारित ये देखने को मिल रही हैं। पत्थर शिल्प जो कि जबलपुर वाला एरिया है, निर्यात फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, USA भी इसका निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने ये GI टैग्स देख लिए, GI टैग्स ईयर के हिसाब से देख लिए। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें आर्थिक सर्वेक्षण में दिखा दूं भैया कि कौन कौन से अपन ने पढ़ लिए हैं। देखो, बाघ प्रिंट्स देख लिया, दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेटल देख लिया, महेश्वरी साड़ी, कड़कनाथ चिकन, नागपुरी संतरा भी छोड़ा था। नागपुरी संतरा आप देखो, इसमें नागपुरी संतरा 15 में है। कब है? देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा, नागपुरी संतरा 13 14 में है। 14 ले लो, 13 14 ले लो, जो कि MP और महाराष्ट्र का है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नागपुरी संतरा हो गया। आप देखोगे फिर से दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेटल उत्पाद, फिर से इसमें जो मतलब 2 बार लिख दिया। ठीक है, डन। इंदौर के चमड़े के खिलौने, महोबा का देसावरी पान, रतलामी सेव, बाघ प्रिंट, चिन्नौर चावल, मुरैना की गजक, डिंडौर की आयरन क्राफ्ट, सरवती गेहूं, उज्जैन की बटक प्रिंट, गोंड पेंटिंग, सुंदरजाम, फिर से सुंदरजाम देख लिया। फिर ग्वालियर की हस्तनिर्मित कालीन देखने को मिल रही हैं। 12 सिवनी की साड़ियाँ जो कि बालाघाट की हैं। जबलपुर स्टोन क्राफ्ट, रतलाम की रियावन लहसुन, और कठिया गेहूँ, बुंदेलखंड का कठिया गेहूँ भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और UP को ये कृषि उत्पाद दिया गया है। ठीक है, तो ये टोटल आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें 2-3 नाम 2-2 बार लिख गए हैं, इसलिए 24 दिख रहे हैं। मतलब टोटल अगर अपन देखें तो 21 करीब हो रहे हैं, 21 करीब ये देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, डन। ये आपने आर्थिक सर्वेक्षण में भी देख लिया भैया, कितने आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसको अपन ने देख लिया है, भौगोलिक संकेतक को, GI टैग्स को। तो आपको ऐसे जैसे मैंने बताया है आप वैसे ही याद करो बढ़िया, उसमें आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसको हम बोलते हैं WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलेक्चुअल IP ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो है, जिसकी स्थापना कब हुई? 14 जुलाई 1967। कब हुई भैया? 14 जुलाई 1967 की इसकी स्थापना देखने को मिल रही है। अस्तित्व में 1970 में आया, जिसमें संशोधन कब किया गया? 1979 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। याद रखना है कि भारत इसका 1975 में सदस्य बना। कब बना? 1975 में सदस्य बना। बौद्धिक संपदा दिवस भी यही मनवाता है 26 अप्रैल को। कब मनाता है भैया? 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको विपो याद रखना है। 1967 में इसकी स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। भारत इसका 1975 में सदस्य बना है। नेक्स्ट देखोगे ट्रिप्स और ट्रिम्स। ट्रिप्स और ट्रिम्स कौन देखोगे? ट्रिप्स और ट्रिम्स। ट्रिप्स और ट्रिम्स में आप देखोगे तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स आईपी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स आईपी राइट्स, जो कि कब आया भैया? 1 जनवरी। ट्रिप्स 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में देखने को मिल रहा है। क्रियान्वयन इसका विपो करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विवाद निपटारा भी WTO द्वारा इसका किया गया है। WTO द्वारा इसका किया जाता है क्या? विवाद निपटारा। तो आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है। अब ट्रिप्स में याद रखना थोड़ा सा कि 1995 में ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्री जो थी उसके लिए काम कर रहा था। 1999 में इसने डेवलपिंग जो कंट्री चल रही हैं उनके लिए काम कर दिया, और 2016 में इसने अंडर डेवलप्ड के लिए भी ये लागू कर दिया गया। तो आपको ये 3 ईयर भी याद रखना है। नेक्स्ट है ट्रिम्स। ट्रिम्स आप देखोगे द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, आपसे फुल फॉर्म भी यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। 1994 में ये लागू हुआ, साइन किया गया। अनुपालन इसका WTO द्वारा किया जाता है 1995 से, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 नहीं याद रखना है, 24 का आप देखो। 24 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसमें इंडिया 39th रैंक पे थी, 39th रैंक पे थी। तो ये चीज़ें आपको जब नया इंडेक्स आएगा तो आपको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। बस नोट्स ये देख लेना भैया, आपको अपडेट लास्ट में सर्च कर लेना 2025 का आया कि नहीं आया, बस ये देख लेना। बाकी नहीं तो नहीं आया होगा 24 का आपका काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बुडापेस्ट कन्वेंशन 1970 में हुआ है, जो कि पेटेंट प्रक्रिया से रिलेटेड है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बुडापेस्ट कन्वेंशन जो कि 1970 में हुआ था वो क्या कौन से बौद्धिक संपदा से रिलेटेड है? तो याद रखना पेटेंट से। इसके अलावा मराकेश कन्वेंशन जो कि 2013 में हुआ है, वो भी आप याद रखना। भारत इसको अपना चुका है, भारत इसको पहला देश अपनाया, भारत ऐसा पहला देश बना था जिसने इसको अपनाया था। किसी किताब को ब्रेल लिपि में छापना IP का उल्लंघन नहीं होगा, ये मराकेश सम्मेलन में कन्वेंशन में ये बात कही गई थी, ठीक है, डन। इसके अलावा आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, मैंने कुछ लिखा है, ये IP सूचकांक, कौन सा सूचकांक भैया? IP सूचकांक, जो 2024 में आया है। टोटल कंट्री कितनी है? 55 है। इंडिया की रैंक कौन सी है? 42nd, 42वीं रैंक भारत की है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। जब अगर 25 का आए तो उसको आप अपडेट कर लेना, ठीक है, डन। ये हो गया आपका कि पूरा GI टैग हो गया, मतलब अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया सब कुछ को। अब थोड़ा सा अपन को देखना है जो GI टैग हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार, किसमें? बौद्धिक संपदा अधिकार जो हमारे रिसेंटली फिलिंग की गई है, मतलब कितने हमारे जो आर्थिक सर्वेक्षण में डेटा है, क्योंकि अपन से जो सिलेबस है ना, सिलेबस अपन से पूछा जाता है। सिलेबस में जो पूछा गया है बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रगति, बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रगति अपने सिलेबस में बात कही गई है। तो अपने को प्रगति भी देखना पड़ेगा जो कि हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बताना ये है कि अपने को ना 2017-18 का डेटा देखना है, ये मैंने अपडेट करते करते बढ़ गया। 20-21 का भी नहीं देखना, 21-22 का भी नहीं देखना। अब अपने को देखना है ये 22-23 दिख रहा है, 22-23। अब इसमें देखना है कि क्या 23-24 का आया है क्या नया डेटा, वो पहले हम देखेंगे। पहले हम देख लें कि भैया 23-24 का डेटा आया है क्या। ये मैंने सेव करके रखा है, इसमें देखो ये बौद्धिक संपदा। अब आप देखोगे इसमें 22-23 का ही डेटा शायद सम्मिलित किया गया है, 22-23 का डेटा ही सम्मिलित किया गया है। तो अपन को 22-23 का डेटा पढ़ना है, जो 2023-24 का, ये 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण ही है, उसमें 22-23 का डेटा ही है, वही आपसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे, हाँ, पेटेंट फाइलिंग देखोगे तो यहाँ पे देखोगे पेटेंट फाइलिंग, देखो पहली चीज़ तो पेटेंट फाइलिंग देखोगे आप यहाँ पे, तो पेटेंट फाइलिंग में 2018-19 में 194 थे टोटल पेटेंट फाइलिंग। 2022-23 में ये बढ़कर 646 हो गए। कितने हो गए भैया? 646 हो गए। पेटेंट कितने फाइल किए गए? 646, जिसमें वृद्धि कितनी हुई? 230%। कितनी वृद्धि हुई? 230% की वृद्धि हुई, ठीक है। इसी अवधि में डिज़ाइन फाइलिंग आप देखो, डिज़ाइन फाइलिंग पहले 62 थी, जो बढ़कर 441 हो गई। कितनी हो गई? 441 हो गई, 441 हो गई डिज़ाइन फाइलिंग, और 646 हो गई पेटेंट फाइलिंग। तो आप मैप में देखो, ये मैप में थोड़ा सा देख लो भैया, ये डिज़ाइन फाइलिंग, ये पेटेंट फाइलिंग है और ये डिज़ाइन फाइलिंग है। पेटेंट फाइलिंग 646, डिज़ाइन फाइलिंग 441।
65 थी ये 2018-19 में, ये 194 थी। लास्ट टाइम कितनी थी? ये 488 थी, ये 269 थी लास्ट टाइम। लास्ट टाइम कितनी? 488 और 269 थी। अब देखो अपने नोट्स में भैया, अपने नोट्स में देखो यही लिखा है क्या? यही लिखा है क्या? अपडेटेड है क्या? तो आप देखो अपडेटेड पेटेंट फाइलिंग कहाँ है? पेटेंट फाइलिंग कहाँ है मध्य प्रदेश की? ये मध्य प्रदेश, मैंने वो भारत वाली लिखी है, ये मध्य प्रदेश आपको दिख रहा है। मध्य प्रदेश में पेटेंट फाइलिंग 2022-23 में 646% देखने को मिल रही है। 646%, जो कि 2017-18 से लगभग 230% अधिक है, जो आपने उसमें पढ़ा। लेकिन लास्ट प्रीवियस ईयर से 27.2% अधिक है। 27.2% अधिक है प्रीवियस ईयर से। चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 27.2% बढ़ रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दर से, ठीक है, चक्रवृद्धि वार्षिक दर से कितना बढ़ रहा है? 27.2% बढ़ रहा है। भारत में डिजाइन फाइलिंग हमें कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। मैं लिख दिया है, जरूर लिख दिया है, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश की देखना है। आप देखो 441, कितने? 48.5% की वृद्धि इसमें देखने को मिल रही है, 441। ठीक है डन। अगर भारत की आपको देखना है तो भारत भी देख लो भैया। 2022-23 में 82,811 पेटेंट, और डिज़ाइन कितनी? डिज़ाइन है कितना भैया? 22,698। ठीक है डन। ये तो अपनी वो हो गई। अब और कुछ है क्या इसमें एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा ये तो अपन ने पढ़ लिया था, ये अपन ने पढ़ लिया था। इसमें भौगोलिक संकेतक भी अपन ने देख लिए हैं, भौगोलिक संकेतक भी अपन ने देख लिए हैं। तो इतना ही अपन को इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रकृति में देखना था। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रकृति में देखना था। अब आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे एमपी में ट्रेडमार्क, ये पुराना डेटा है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है, भारत का पहला आईपी प्रभाग कहाँ पे है भैया? दिल्ली हाई कोर्ट में। कहाँ पे है? दिल्ली हाई कोर्ट में। भारत में आईपीआर दाखिल करने में शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु है। इस डेटा को थोड़ा सा आप देख लेना, इस डेटा को आप थोड़ा सा देख लेना, चेक कर लेना कि ये सही है कि नहीं है। ये थोड़ा पुराना डेटा है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा सर्च करके देखना कि भैया सबसे ज़्यादा दाखिल कहाँ पे हुए हैं आईपीआर, तो आपको देखना है। शीर्ष जीआई दाखिल करने वाला भी तमिलनाडु है। जीआई टैग सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग मिले हैं वो सामान कौन सा है? हस्तशिल्प को पहले नंबर पर और कृषि को दूसरे नंबर पर दिया गया है। ठीक है, पेटेंट में आप देखोगे, पेटेंट में इसके पहले वाला, अभी इस वाली रैंक अभी मिली नहीं मेरे को, ये वाली रैंक, तो ये पुरानी वाली रैंक इसमें लिखी हुई है, तो आप थोड़ा इसको कट कर दो। इस बार कोई रैंकिंग आर्थिक सर्वेक्षण में लिखी नहीं है, इस कारण से थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है। ठीक है, रैंकिंग अभी कोई भी नहीं है। लास्ट टाइम रैंकिंग जो देखो तो 12वीं रैंक थी पेटेंट में और 14वीं रैंक थी डिज़ाइन फाइलिंग में मध्य प्रदेश की। तो इसको आपको थोड़ा सा सर्च कर लेना है कि एमपी की पेटेंट फाइलिंग में कौन सी रैंक है और डिज़ाइन फाइलिंग में कौन सी रैंक है। अगर मेरे को मिलता है तो मैं भी ग्रुप पर आपको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, बक्सी टेकचंद कमेटी, बक्सी टेकचंद कमेटी आप देखोगे तो 1949 में ये कमेटी बनी, जो पेटेंट कानून की समिति की समीक्षा करने के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, अब स्टार्टअप्स आप देखोगे, स्टार्टअप्स कितने? 4237 टोटल स्टार्टअप्स 2023 में 1264 बढ़े हैं। अब इसको स्टार्टअप्स को मैं आपको इसको छोड़ दो, मैं आपको यहाँ पर स्टार्टअप्स पढ़ा रहा हूँ। ये स्टार्टअप तंत्र, स्टार्टअप जो तंत्र है, स्टार्टअप नीति जो कब आई? वो 2022 के माध्यम से चालू की गई। कब? 2022 में स्टार्टअप नीति देखने को मिली। मध्य प्रदेश में 4895, कितने भैया? 4895, कितने? 4895 स्टार्टअप हैं मध्य प्रदेश में। इनमें से 2317 स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व में हैं। कितने? 2317 स्टार्टअप। टोटल कितने हैं? 4895, जिसमें 2317 महिला उसका नेतृत्व कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे इसमें पढ़ने लायक बता दूं कि भैया जो व्यापार और संवर्धन विभाग है उसके द्वारा इसको डेटा जारी किया गया है। ठीक है, 2024 में याद रखना कि मध्य प्रदेश में स्टार्टअप की प्रवृत्ति आप देखोगे वर्ष दर वर्ष। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 1192 2024 में देखने को मिल रहे हैं स्टार्टअप। कितने? 1192। टोटल तो आपने 4895 पढ़े, 2024 में जो बने वो 1192 स्टार्टअप बने, 2023 में 1264 स्टार्टअप बने थे। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है डन। तो मतलब लास्ट टाइम थोड़े से घटे हैं लेकिन ठीक है। ठीक, स्टार्टअप इकोसिस्टम में आईटी सेवाओं का वर्चस्व है, लगभग 10.45%। आईटी सेवाएं सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इसके बाद हेल्थ केयर है, जीव विज्ञान 7.98%, कृषि 7.82%, निर्माण 6.87% का स्थान देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा किसका भैया? आईटी सेवाओं का। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा जो डिजिटल स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति दर्शाता है, नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड 3.52%, फिनटेक 2.32%, एआई 1.1%। मतलब ये कुछ नवाचार संकेत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना किसका सबसे ज़्यादा वर्चस्व है? आईटी सेवाओं का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। तो अपन ने ये भी पढ़ लिया पूरा भैया, ये भी पूरा पढ़ लिया।
ठीक है, ये भी पढ़ लिया। अब देखो थोड़े से एक दो फैक्ट हैं। निपम क्या है? निपम जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। निपम जो है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, ठीक है, अवेयरनेस मिशन 8 दिसंबर 2021 को ये आया था। 15 अगस्त 2022 तक 10 लाख छात्रों को आईपी के लिए जागरूक करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य देखने को मिल रहा है। ठीक है, CGPDTM द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इसको कोई जरूरत नहीं है। IPR नीति 2016 में आई। कब आई? 2016 में आई। लागू कब हुई भैया? कब मतलब आ गई? 12 मई 2016 को। इसका नारा क्या है? रचनात्मक भारत, अभिनव भारत। ठीक है, इसका नारा देखने को मिल रहा है। कपिला कलाम प्रोग्राम जो कि है वो किससे? IPR साक्षरता और जागरूकता से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो भैया ये हमारा पूरी तरह से बौद्धिक संपदा अधिकार यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया है, पूरा बौद्धिक संपदा अधिकार पढ़ लिया है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हमारा ये वाला टॉपिक भी पूरी तरह से समाप्त हो गया, ये टॉपिक भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। हमने ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था और ये भी पढ़ लिया था। ठीक है, डन। तो अब अपने सिर्फ कुछ टॉपिक बचे, जैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, अधोसंरचना और उद्योग वाला पोर्शन बचा हुआ है। इसके अलावा फिर इंडियन इकोनॉमी बची हुई है। ठीक है, तो अब हमारे सिर्फ 3 टॉपिक MP इकोनॉमी के बचे हैं। हम 3 क्लास में उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, 3 क्लास में उसको समाप्त कर देंगे। तो भैया अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? एक जिला एक उत्पाद। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? एक जिला एक उत्पाद पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बनाना है भैया कि बहुत ज़्यादा आप लोग बोर हो जाएं। छोटी छोटी क्लास है, रिवीजन में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जितनी लोगों को आपको पसंद आ रही हैं क्लासेस, आप देख चुके हैं कि AP में भैया अपने क्लासेस से पूरे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भैया आप लोगों तक शेयर करें क्लासेस को कि भैया वो लोग भी इस कंटेंट को फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो धन्यवाद।